नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिलो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चोन्मुखी अनुसंधान। और इससे पहले हमने प्रायोगिक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये तीसरा इसका अनुसंधान का पार्ट है। जो विधियां हम अनुसंधान की पढ़ रहे हैं वो हैं ये। तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में केवल स्वतंत्र परिवर्ती से ही आश्रित परिवर्ती के प्रभावों का अध्ययन न करके इसके विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है कि भाई जो सामाजिक विज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं, केवल जो स्वतंत्र परिवर्ती स्तर हैं उन पर ही काम न करके जो आश्रित परिवर्ती स्तर हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए तो इसको पश्चोन्मुखी बोला गया है कि बाद में आने वाला या दूसरे पर डिपेंड रहने वाला अनुसंधान। अर्थात कुछ प्रयोग इस प्रकार एकल्पित किए जाते हैं जिनमें आश्रित परिवर्ती के माध्यम से स्वतंत्र परिवर्तन का अध्ययन किया जा सके। कि आश्रित के माध्यम से जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र अर्थात जो आश्रित है वो किस पर डिपेंडेंट है उसका अध्ययन किया जा सके। ऐसे प्रयोगों को पुरालक्षी या पश्चोन्मुखी अनुसंधान कहते हैं। तो ये दिमाग में आप बिठा लेना कि आश्रित के माध्यम से स्वतंत्र का अध्ययन ही पश्चोन्मुखी अनुसंधान कहलाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता किसी आश्रित चर के निरीक्षण से कार्य प्रारंभ करता है। वह स्वतंत्र चर को बाद में देखता है ताकि आश्रित चरों पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनके संबंधों को वह ज्ञात कर सके, कि उसको पता चल सके। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं कि जो पश्चोन्मुखी अनुसंधान है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो यह अनुसंधान मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र व शिक्षा के अनुसंधानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। किस किस के लिए? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र व शिक्षा। इस अनुसंधान में केवल नियंत्रित ज्ञान संभव है। इसके दोष भी हैं कि भाई अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव भी है इसका। इसमें पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं होता है। इसमें बुद्धि का प्रयोग पारिवारिक वातावरण, शिक्षा के प्रभाव, स्कूल के वातावरण आदि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हस्तकला के प्रयोग के कारण यह उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है, वैज्ञानिक विधि का इसमें प्रयोग नहीं है। इसमें हम जो अपने व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा बल देते हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक अनुसंधान। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इतिहास को प्रयोग में लाना। ऐसा अनुसंधान जिसमें ऐतिहासिक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। इसके अनेक पद भूतकाल के संबंध में एक नई सूझबूझ पैदा करते हैं। इसका संबंध वर्तमान काल और भविष्य काल से भी होता है, क्योंकि जो हमारा वर्तमान है, भविष्य है, वो हमारे भूत पर टिका हुआ है। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा, मनोविज्ञान तथा सामाजिक मनोविज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देने एवं नीति निर्धारण में सहायता करता है। वैज्ञानिकों की भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति एवं भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल का संबंध स्थापित किया जाता है। भूतकाल के आधार पर वर्तमान काल को समझना और भविष्य के प्रति सतर्क करना भी इसका मूलभूत उद्देश्य है। इसको दिमाग में बिठा लेना कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान है उसके माध्यम से हम भूत को समझते हैं, भूत का विश्लेषण करते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व अनुमान के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में हमारी सहायता करता है। अब मान लीजिए आप कृषि से संबंधित कोई अनुसंधान कर रहे हैं, तो आप जब वो अनुसंधान करेंगे तो उसमें आप अपनी दक्षता हासिल कर लेंगे और ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार फसल अच्छी होगी या नहीं होगी। विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। यह अनुसंधान शिक्षा, समाज एवं विद्यालयों के संबंधों की व्याख्या करता है तथा मनोविज्ञान क्षेत्र में इसके कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान वर्तमान मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक समस्याओं का हल ढूंढने में सहायक होता है। यह अनुसंधान शिक्षा व मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह अतीत की नकारात्मक घटनाओं से हमारा परिचय कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है। यह अंधविश्वासों का निवारण करता है।
अब ऐतिहासिक अनुसंधान के जो चरण हैं, पद हैं, वो देख लेते हैं। आंकड़ों का संग्रह किया जाता है इसमें सबसे पहले, फिर उनका विश्लेषण कि क्या काम का है, क्या नहीं है, जो काम का नहीं है उसको छोड़ देना, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण एवं रिपोर्ट देना। इसके जो क्षेत्र हैं वो हैं संदर्भ ग्रंथ की तैयारी करना, शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था, एक विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव और उनके स्रोत, विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति का पता लगाना, प्रयोगशाला द्वारा किए गए कार्यों का निर्धारण, विद्वान शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के मत आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुसंधान में नैतिकता, और ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि जब आप चाहे कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर ले, जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आपकी जो शिक्षा है वो धरी की धरी रह जाती है, आपके कोई काम नहीं आती है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।